हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आई होप हमारा आने वाला साल बहुत ही बेहतर हो हम सब के लिए, हमारे इंडिया के लिए, आई थिंक पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बेहतर हो, क्योंकि जो बीता हुआ साल था उसने हमें बहुत रुलाया है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से हम सबको बहुत रुलाया है। तो आई थिंक ये जो पेंडेमिक है ये अब बहुत जल्दी ओवर हो जाए और हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। ठीक है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। आई थिंक जो है कि पूरे नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो क्या करेंगे, इस ठंड से लड़ेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए। इसको हम बीच में रोक नहीं सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। ओके, तो हम जो है जूलॉजी के अपने टॉपिक में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, जो हमारा सेकंड चैप्टर था। आई थिंक जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था, जो अभी तक हमने पढ़ा, वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर, उसकी पढ़ाई अब हम करेंगे। अगर हम मेनली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पाए जाते हैं, बट और भी कई सारे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, या फिर हम कहें सारी लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसकी स्टडी करेंगे। हम उसकी स्टडी करने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस चीज़ का बना है। ठीक है, तो जब हम अपने यूनिवर्स को जानेंगे तभी तो हम अपने आप या फिर जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पहले ही बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड है, वो किससे बना है। यस, ये बना हुआ है ऊर्जा और किसका, पदार्थ का। ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसी से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी सहित पूरी सृष्टि या प्रकृति, जिसे हम विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं, पदार्थ या ऊर्जा का बना होता है। किसका बना होता है? पदार्थ और ऊर्जा का। ये दो पॉइंट, ठीक है, पदार्थ और ऊर्जा, इसी से हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो हम ऊर्जा और पदार्थ के बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, कैसे ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस नेचर को बैलेंस रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है तत्वों और अणुओं की रचनाएं एवं अंतर क्रियाएं। तो स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स, कैसे जो है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, कैसे एलिमेंट्स इंटरेक्ट होते हैं, कैसे ये कोई बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ये अब हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता हो या फिर कुछ ना कुछ भार होता हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता हो या फिर उसका कुछ ना कुछ भार हो। ठीक है, क्या हो? भार हो। तो जब उसमें कोई चीज़ है जो स्थान घेर रहा होगा, या फिर कोई चीज़ ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ भार है, तो हम उसे अपने नेत्रों से देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो हमारी आँखों के सामने विजुअलाइज होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पदार्थ। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, उससे हम इसे अनुभव कर सकते हैं। तो जो पदार्थ की कैरेक्टरिस्टिक यानी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है? वो दो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। वो क्या कि वो एक स्थान घेरता है, उसका कुछ ना कुछ प्लेस होता है, प्लेस लेगा, और उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको अपनी आँखों से देख पाएंगे और अपनी अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर पाएंगे। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो स्थान घेर रहा है और उसके अंदर वेट है। तो ये हो गया मैटर की बात। अब हम कहते हैं इसकी भौतिक दशाओं की बात, यानी कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो इसका फिजिकल स्टेट ये होता है कि ये ठोस, तरल एवं गैस, इन तीनों ही स्टेज में ये पदार्थ पाया जाता है। या तो वो ठोस में होगा, या तो तरल में होगा, या तो गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो
अगर हम फॉर एग्जांपल अपने समझने के लिए बात करें तो हम वाटर की अगर बात करें तो वाटर जो है इन तीनों ही स्टेजेस में पाया जाता है। जब ये ठोस के फॉर्म में होता है तो हम उसे आइस के रूप में जानते हैं, जब ये तरल फॉर्म में होता है तो उसे जल के रूप में जानते हैं, और जब ये गैसी फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम वाष्प के रूप में जानते हैं। यानी कि जब हम जल को बॉयल करेंगे तो वो वाष्प बन के उड़ने लगता है। ठीक है, तो वाटर में ये तीनों ही स्टेजेस पाए जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो मैटर होता है उसकी तीन दशाएं होती हैं, तीन भौतिक दशाएं होती हैं। क्या होती हैं? तीन भौतिक दशाएं होती। वो आपका हो गया ठोस, तरल और गैस। एक फॉर्म की और बात की गई है जिसको हम आगे चल के समझेंगे। अभी इतना आप समझिए कि तीन फॉर्म पाए जाते हैं मैटर के, वो आपके हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब एक दशा से दूसरी दशा में बदल जाने को पदार्थ का भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे? उसके फिजिकल स्टेट की। जब वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, जब वो एक दशा से दूसरी दशा में परिवर्तित होगा, तो इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। कैसा होता है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैटर का? मैटर का भौतिक संगठन क्या होता है? तो जब हम इसके भौतिक संगठन की बात करेंगे तो पदार्थ संगठित भूत द्रव्य होता है। संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज होता है, इसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसके संगठन में तीन क्रमिक स्तर होते हैं, तीन तरह की ग्रेडिंग होती है। अब वो क्या होती हैं वो हम समझेंगे। उपपरमाणवीय, परमाणवीय एवं आणवीय, यानी कि सब एटॉमिक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम उप परमाणवीय स्तर की बात करते हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि उप परमाणवीय स्तर क्या होता है। ठीक है, तो इस स्तर पर पदार्थ की तीन सबसे छोटी अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटी एलिमेंट्री, बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट्स पाई जाती हैं। अब वो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? वो होती हैं आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब हम सब एटॉमिक लेवल की बात करेंगे किसी भी पदार्थ के बारे में, जब हम उसके सब एटॉमिक लेवल की बात करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि वो तीन जो है कि कणिकाएं या फिर एलिमेंट्री यूनिट्स होती हैं। उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। तो आपने अपनी लास्ट जो क्लासेस हुई होंगी, जैसे कि जो बच्चे 6, 9th, 10th, 11th में होंगे, उन्होंने वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है। सॉरी। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी मैटर को बनाने की जो सबसे सरल यूनिट होती है, जो सबसे इजी यूनिट होती है, वो क्या होती है? सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होती है? वो होती है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब एटॉमिक लेवल। जब हम एटॉमिक लेवल की बात करेंगे, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सब एटॉमिक लेवल की। अब हम बात करेंगे एटॉमिक लेवल्स की। तो एटॉमिक लेवल्स में क्या होता है कि यही जो बेसिक यूनिट्स होते हैं आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं की बढ़ती हुई संख्या एक दूसरे से एसोसिएट हो जाती है। अब ये एसोसिएट हो जाती है तब ये पदार्थ की द्वितीय इकाई बनाती है। क्या बनाती है? एटॉमिक लेवल की इकाई बनाती है। अब इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जब न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये बहुत सारी संख्या में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तब ये बनाते हैं क्या? ये परमाणुवीय स्तर बनाते हैं, पदार्थ का परमाणुवीय स्तर बनाते हैं। और इन्हें हम कहते क्या हैं? इन्हें कहते हैं हम एटम्स। क्या कहते हैं? परमाणु या फिर एटम्स। देखिए, परमाणु पदार्थ की वे सबसे छोटी मूल एवं स्थायी इकाइयाँ होती हैं जो अपघटित हुए बिना रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती हैं। तो जितनी भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें यही इकाइयाँ टेक पार्ट करती हैं। अगर हम सबसे छोटी या मूल इकाई की बात करेंगे तो वो यही इकाइयाँ होती हैं जो भाग लेती हैं किसी भी अभिक्रिया को। तो हम क्या जानेंगे? प्राइमरी अभिक्रियाशील इकाइयाँ यानी कि प्राइमरी रिएक्टिव यूनिट्स। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो कुछ भी टेक पार्ट करता है वो अपने प्राइमरी स्टेज में टेक पार्ट करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी रिएक्टिव यूनिट्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। वो क्या है आपका? वो है आपका मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल को हम समझते हैं, लेवल को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से, ठीक है, किसके संयोजन से? दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से, उनके लिंक से, उनके बाइंडिंग से पदार्थ के संगठन की तृतीय स्तर की इकाई बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। सेकेंड वाले को हमने क्या कहा? हमने कहा परमाणु, यानी कि
एटम्स। अब हम क्या कह रहे हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही नॉर्मली आप जानते होंगे कि जो आपका H2O होता है, क्या होता है, H2O। यहाँ पे हम देखते हैं H2O। तो H2O बना कैसे है, यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए, एक दूसरे से अटैच हुए, तब जाके हमें वाटर की प्राप्ति हुई, यानी कि वाटर बना, ठीक है। तो पदार्थ के संगठन की तृतीय स्तर, ठीक है, तृतीय स्तर की इकाइयाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से यानी कि एटम्स के संयोजन से बनती हैं। तब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स होती कितने प्रकार के हैं, यानी कि आपका जो अणु होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है तत्व और दूसरा आपका होता है यौगिक, ठीक है। तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या होता है। हमने दो चीज़ों की बात करी, आपका फर्स्ट था एलिमेंट, सेकंड आपका क्या था, यौगिक था। क्या था, यौगिक था, यानी कि कंपाउंड। तो तत्व और यौगिक में कुछ तो डिफरेंस होता होगा, इसीलिए तो हमने इसे अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। तो अब हम तत्व समझते हैं। समान परमाणुओं के संयोजन से, किससे, समान परमाणुओं के संयोजन से बना अणु तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। समान परमाणुओं यानी कि जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करी, यानी H2O की बात करी, तो H2O ये क्या हुआ, आपका एलिमेंट हुआ। लेकिन इस पूरे की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका यौगिक। क्यों, क्योंकि ये समान परमाणु है, यानी केवल इसमें हाइड्रोजन के दो जो है कि परमाणु हैं, तब ये बना है, क्या बना है, आपका मॉलिक्यूल बना है। और ये ऑक्सीजन अकेला है, ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक अलग से एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन केवल अकेला है और हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, समान कहते हैं। क्या कहते हैं, समान कहते हैं, ठीक है। तो समान परमाणुओं के संयोजन से बना अणु तत्व कहलाता है और भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बना अणु यौगिक कहलाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो हम अगर बात करते हैं H2O की या फिर NaCl की, ठीक है, तो आपका Na ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एलिमेंट। H2 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन आपका कंपाउंड क्या हुआ, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया आपका एलिमेंट हो गया, और ये आपका एलिमेंट हो गया और ये एलिमेंट हो गया। और अगर हम पूरे की बात करें तो ये आपका हो गया कंपाउंड। क्या हो गया, कंपाउंड, ठीक है। तो समान परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन को हम क्या कहते हैं, हम कंपाउंड कहते हैं। ये आपका कंपाउंड हो गया और ये हो गया आपका एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड, ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार तत्व उतने ही प्रकार के होते हैं जितने प्रकार के परमाणु इसके विपरीत, यानी कि तत्व उतने ही प्रकार के होते हैं जितने प्रकार के परमाणु, ठीक है। इसके विपरीत जब हम यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक अनेक प्रकार के होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे वर्णमाला में थोड़े से अक्षरों के विभिन्न संयोजनों से यानी कॉम्बिनेशन से किसी भाषा के असंख्य शब्द बनते हैं, वैसे ही विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से यौगिक बनते हैं, विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं। तो अभी हम अगर बात करें, हम क्या बात करें, हम बात कर रहे थे वर्णमाला की। तो वर्णमाला में आपका ये क्या हो गया, ये आपका एलिमेंट हो गया। लेकिन अब जब हम आपने क ख ग ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर हम ग ज ल, अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये आपका हो गया यौगिक। अब क्या जो है कि ग ज ल से केवल गजल ही बनेगा, नहीं, इससे हम बना सकते हैं जल, ठीक। अब हम और क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं खग, यानी कि इन वर्णमाला से हम डिफरेंट काइंड्स के शब्द बना सकते हैं,
ठीक है। वैसे ही एलिमेंट्स की, जब हम सारे एलिमेंट्स को एक जगह रखते हैं तो हम उन एलिमेंट्स की सहायता से भी विभिन्न प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे ही परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। कार्बन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में आपका क्या आएगा, जल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, अमोनिया आएगा, NaCl यानी कि नमक आएगा, मीथेन यानी कि यहाँ आपका 4 होगा, CH4। तो ये सब क्या हैं, ये आपके यौगिक के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण, यौगिक के। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। अब हम बात करते हैं तत्वों और यौगिकों के अपने अपने पृथक अथवा विशेष रासायनिक गुण होते हैं। अब वो रासायनिक गुण क्या होते हैं, मतलब वो उनका रासायनिक कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है रंग का, स्वाद का और रासायनिक अभिक्रियाशीलता का। ठीक है, तो ये रासायनिक गुण होते हैं आपके। और किसी तत्व या यौगिक का अणु ही इसकी वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें इन तत्वों के यौगिक के सारे गुण बंधे हुए होते हैं। यानी कि अगर हम किसी तत्व या फिर यौगिक के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जैसे अभी हमने कहा कि रासायनिक गुण, तो वो रासायनिक गुण आता कहाँ से, वो रासायनिक गुण आता है जो है कि एलिमेंट उसको मिलकर बनाते हैं। वो उसका रासायनिक गुण उसी एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी एलिमेंट्स के जिससे वो बना होता है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि मैटर होता क्या है, उसके 3 स्तर होते हैं। ठीक है, उन अलग अलग चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझा और हमने समझा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। तो आपका ऊर्जा होता क्या है, अब हम ये समझेंगे। क्या समझेंगे, ऊर्जा को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे परमाणुओं की रचना एवं ऊर्जा, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड एनर्जी। तो हमने एटम्स तो पढ़ा, अभी हमने मैटर के बारे में पढ़ा, तब हमने एटम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि वो स्ट्रक्चर्स कैसा होता है एटम्स का, और एनर्जी कैसे उसमें टेक पार्ट करती है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, पदार्थ के संगठन में इसके विभिन्न स्तरों पर संबंधित इकाइयों के परस्पर संयोजन के लिए एक बल, शक्ति या आवेश की आवश्यकता होती है। इसी आवेश को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है और जो एनर्जी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब वो कोरिलेट कैसे करते हैं, जब हम कोई पदार्थ है उसका हम जब संगठन करेंगे, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग जो है ऊर्जा स्तरों पर वो बिखरे हुए होते हैं। तो इन्हीं के संयोजन के लिए जिस जो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, जिस आवेश की आवश्यकता होती है, उसी को हम एनर्जी के फॉर्म में जानते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रत्येक परमाणु की रचना में भाग लेने वाली उपपरमाणुवीय इकाइयाँ, मैंने आपको बताया था उपपरमाणुवीय यानी कि सब एटॉमिक लेवल। तो हमने उसमें बात की थी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, हमने क्या बात करी थी, हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो ये जो परमाणुवीय सब एटॉमिक आपकी यूनिट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एक दूसरे से इसी आवेश यानी कि ऊर्जा के द्वारा परस्पर संयोजित होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, रिलेटिव कनेक्शन इसमें होता है। तो जो आधुनिक संकल्पना है इसके अनुसार अगर हम बात करें तो प्रत्येक परमाणु में 2 मुख्य भाग होते हैं। अब वो 2 मुख्य भाग क्या होते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका केंद्र में स्थित नाभिक तथा नाभिक के चारों ओर एक निश्चित स्थायी त्रिविम यानी कि 3 डायमेंशनल रिक्त क्षेत्र। ठीक है, अगर हम आपको जो है कि डायग्राम बना के बताऊं तो ये आपका हो गया, किसी भी मैटर की हम स्ट्रक्चर की बात अगर कर लें, ठीक है, किसी भी मैटर की, तो ये आपका हो गया। ठीक, ये हो गया। तो ये आपके ऊर्जा के स्तर होते हैं, ये तीनों ही जो मैंने सर्कल बनाए ये ऊर्जा, और ये जो सेंटर में आपका पाया जाएगा नाभिक।
अभी मैंने आपको बताया किसी भी आधुनिक संकल्पना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक परमाणु में, यानी कि प्रत्येक परमाणु में 2 भाग यानी एटम के 2 भाग होते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि प्रत्येक एटम का एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ का एक खाली स्थान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिक्त क्षेत्र कहते हैं। अब आपके नाभिक में क्या पाया जा रहा है, यानी कि एटम के नाभिक में क्या पाया जा रहा है, इसमें पाया जाता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसी त्रिविम क्षेत्र में चक्कर लगाते रहते हैं। आपका इसमें पाया जा रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो नाभिक का सेंटर होता है, सपोज दैट ये नाभिक का सेंटर है, तो इसमें आपका क्या पाया जा रहा है, इसमें आपको पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस त्रिविम क्षेत्र में, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, नाभिक में पाया जा रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सपोज दैट दिस इज नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी त्रिविम क्षेत्र यानी विमी क्षेत्र में ये गति करता रहता है, ये आपको समझ में। तो जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज पाया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल ही याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके उसमें ये पूछे जाते हैं कि प्रोटॉन्स कैसा कैसा जो आपका इकाई पाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट जो पाई जाती है मैटर की, वो कैसा उस पर आवेश होता है। तो आपको बताना होगा कि ये धन आवेशित होता है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। वही जो न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है, वो उदासीन होता है। कैसा होता है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जो आपका यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, वो आपका होता है ऋण आवेशित। कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन आपका होता है ऋण आवेशित, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। ठीक है, तो तथा इलेक्ट्रॉन्स विमी क्षेत्र में अपनी संख्या के अनुसार एक या अधिक निश्चित कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट्स पर नाभिक के चारों ओर अति तीव्र गति से चक्कर लगाते रहते हैं। उसी प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं। अब कैसे चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य का चक्कर सारे ग्रह लगाते रहते हैं, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से नाभिक के चारों ओर, किसी भी एटम के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब नाभिक होता है धनावेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों, मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटॉन्स जो है कि धनावेशित होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन्स जो है कि विद्युत उदासीन होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज लिए होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या सदैव किसके बराबर होती है, प्रोटॉन्स के बराबर होती है। किसके बराबर, प्रोटॉन्स के बराबर होती। यानी कि जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इनकी जो संख्या है सदैव ही इक्वल रहती है। नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए परमाणु स्वयं उदासीन यानी कि विद्युत उदासीन, एटम क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो तो विद्युत उदासीन होता ही है। बट जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज में है। तो इन सबको अगर हम पूरे की बात करें तो ये क्या हो गया, ये उदासीन हो गया। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी उदासीन था, इस पर कोई चार्ज तो पाया नहीं जा रहा था। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया और प्रोटॉन जो है कि वो पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, इस पे से चार्ज खत्म हो गया एक तरह अगर हम समझने की कोशिश करें। तो इसीलिए जो है कि परमाणु क्या होता है, वो विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है।
अब हम परमाणु के रचना से स्पष्ट हो गए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित इकाई होता है और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित इकाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में विभिन्न ऊर्जा स्तरों यानी कि एनर्जी लेवल्स के कोष बनाती है। क्या बनाती है? एनर्जी लेवल्स के कोष बनाती हैं। वही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो जो है कि किस में होता है? वो नाभिक के अंदर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से जितना दूर रहेंगे, जिस ऑर्बिट में रहेंगे, जितने दूर ऑर्बिट में रहेंगे, उनकी जो गति होती है, उनके जो चक्कर लगाने की गति होती है वो उतनी ही अधिक होती है। यानी कि उतनी ही अधिक ऊर्जा के जो है कि सेल्स में ये बनाएंगे और उसमें ये चक्कर लगाते रहेंगे। तो जिस प्रकार नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उसमें भी विभिन्न ऊर्जा स्तर व्यवस्थित रहते हैं ऊर्जा स्तर में। तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा सेकंड चैप्टर का। तो वो क्या पढ़ा हमने पढ़ा व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ एनर्जी। मैटर के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली है। हम ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आगे हम और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे। जितना मैंने समझाया है उसको बहुत ध्यान से आप चाहें तो वीडियो को 1 या 2 बार देख के समझ सकते हैं कि मैटर क्या होता है। और आई होप मैं जिस वे में पढ़ा रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और बताइए, अपना रिव्यू दीजिए कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट करूँगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जो भी स्टूडेंट्स हैं 11th 12th या फिर BSc के, उनके पास इन जो है कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ के बारे में पता चले और वो अपने स्टडी को और बेहतर बना सकें। ओके, तो बाकी अगर और कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड वंस अगेन अपनी संक्रांति को बहुत बेहतर बनाइए, बहुत अच्छे से एंजॉय करिए और ध्यान रखिए कि पतंग उड़ाइए बट उससे किसी को नुकसान ना हो, इतना ध्यान आप रखिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि मंजे से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, कई सारे लोग हर्ट हो जाते हैं इससे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी को चोट ना पहुँचे और उतना ही इन्जॉयमेंट करिए जितना ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। और प्लीज़ ठंड से बच के रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।